ठीक है, जीएस स्टार्ट करना है। तो जीएस हम कैसे लिंक करेंगे, तो उसे देखते हैं। तो हाउ टू इंक्लूड जेएस इन एचटीएमएल, तो ये टॉपिक डाल लो, फिर आगे बढ़े। जीएस को हमें इंक्लूड करना है। जैसे हमने एचटीएम, बेसिकली अभी क्या है, अभी आप किस पे काम कर रहे हो, आप कर रहे हो अभी यूआई पे काम कर रहे हो, क्लाइंट साइड काम कर रहे हो। तो हम बेसिकली जो भी काम करते हैं वो जेएस का क्रोम में देखते हैं। ठीक है, आप तरीके ये है, आप नोड जेएस इंस्टॉल करना तो उससे भी कर सकते हो आप काम। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि क्रोम में जाके चेक करना, क्योंकि क्रोम आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है फॉर जेएस। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि अगर आपको स्क्रिप्ट को यूज करना है विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आप जब रन करोगे कोड, तो क्या करोगे, एचटीएमएल का कोड रन करोगे। आप स्क्रिप्ट का कभी कोड रन नहीं करते हो, ये रियलिटी है। तो कैसे उसे यूज करेंगे, तो यूज करने के तीन तरीके। पहला आपका इनलाइन, दूसरा आपका इंटरनल, और थर्ड वन इज एक्सटर्नल। ठीक है, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। इनलाइन में क्या होता है, जैसे हमारा सीएसएस था, उसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने क्लिक मी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, अगर इनलाइन करना होता स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते थे। इसमें क्या होता है, अगर आप ऑन यूज करोगे, ऑन लिखो, तो जितने भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ये सारे एट्रीब्यूट्स किसके हैं, जेएस के एट्रीब्यूट्स हैं। बेसिकली ये सारे इवेंट्स को हिट करने के लिए होता है। तो अभी फिलहाल मैं ओनली ऑन क्लिक को करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा अलर्ट। अलर्ट बेसिकली आपका किसके लिए होता है, इंटरेक्शन के लिए होता है। इसका काम होता है पॉपअप दिखाना, जो कि आप अलर्ट दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसको करते हैं हाइड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। अगर बाहर आपका डबल कोट है तो अंदर हमेशा क्या यूज करना, सिंगल कोट। बाहर अगर सिंगल कोट है तो अंदर क्या यूज करना, डबल कोट, नहीं तो हमेशा इश्यू आएगा। सेव किया, अब इसको करते हैं ओपन विद लाइव सर्व, विद हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, और यहाँ लिखो क्लिक। तो आपको क्या मिल गया, ऊपर एक वो दिख गया ना, पॉपअप दिख गया। ये अलर्ट का, अलर्ट कुछ नहीं करता, बस दिखाता है, शो करने के लिए होता है। ठीक है, ये इंटरेक्शन का टॉपिक है, बाद में हम पढ़ेंगे इसे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, इनलाइन। किसी को यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन में किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल क्या होता है उसको देख लेते हैं। इंटरनल में हम क्या करते थे, हम यूज करते थे स्टाइल, है ना, सीएसएस में। यहाँ पे होता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, इसे हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मीनिंगफुल कुछ बता रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर वही चीज मैं अलर्ट लगा लेता हूं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। सेव। अब इसे ओपन, इसको करते हैं डायरेक्टली ओपन, तो इस टाइम पे मैं बटन बटन तो कुछ कर नहीं रहा। तो ये जब ये आपका लोड होगा तो ऑटोमेटिकली, आपने इसमें कुछ लिखा तो नहीं है क्लिक क्लिक इवेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका रन कर जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे जैसे आप रिलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर आप किसका कोड लिख सकते हो, जेएस का कोड लिख सकते हो। अभी मैंने बस ओनली अलर्ट लिखा हुआ है ताकि दिखाने के लिए। बाकी आप आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें आप बहुत सारे कोड को लिख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल और इनलाइन में यही फर्क है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे एचटीएमएल के साथ आप क्या लिख रहे हो, जेएस का कोड भी लिख रहे हो। जो कि अगर मान लिया अभी तो मैंने एक ही लाइन लिखा है, हो सकता है इन फ्यूचर में बहुत बड़ा कोड हो जाए जेएस का कोड, तो उस केस में हम इसको रेकमेंड नहीं करते। हम फिर इंटरनल रेकमेंड करते हैं क्योंकि इंटरनल पे आप इजीली वो वर्क कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका आपका जो कोड है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और मुझे सेपरेट रखना है, अलग रखना है, तो उस केस में आप यूज करो एक फाइल जिसका नाम आप लिखोगे स्क्रिप्ट डॉट जीएस फाइल। उसे एज अ एक्सटर्नली यूज करेंगे, और यहां पे जाके उसका पाथ देना है बस मुझे। पाथ आप दे सकते हो, एक तो एब्सोल्यूट पाथ हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट और यहाँ पे एसआरसी। वहां पे क्या होता था, लिंक टैग होता था, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है। और आपको यहाँ पे जो पाथ देना है सोर्स के अंदर,
सोर्स के अंदर देना है वो बेसिकली आपको दोगे जो आपको लगे। आपको अगर देना है रिलेटिव पाथ तो रिलेटिव पाथ दो, अगर आपको देना है एब्सोल्यूट पाथ तो एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो, वो आपकी हेड है कि आपको जैसे यूज करना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब सेव किया, कोड जैसे हम इंटरनल में लिखते थे एज इट इज वैसा हम वहां पे भी लिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तब भी आपको सेम आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है कैसे आपको यूज करना है जेएस को इन एचटीएमएल फाइल। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है फिर, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है कोड स्ट्रक्चर। साउंड कट रही है? भाई मांस वास लगा गया है? मांस वास? पानी चाहिए? है पानी किसी के पास? आवाज आ रही है अब सही? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है फिर, सबसे पहले आपका आता है कोड स्ट्रक्चर। जब भी आप जेएस को लिखोगे, कोड लिखोगे, तो इसमें तीन चीजें बहुत कॉमन होती हैं। एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है सेमीकोलन, एक होता है कमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है उसे समझ लो। जब कभी भी आप कोई कोड लिखोगे, ठीक है, उसे हम बेसिकली स्टेटमेंट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट और उसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो जो ये आपने अलर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कोड आपने यहां तक लिखा हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। आप ऐसे स्टेटमेंट बहुत सारे लिखोगे, भर भर के लिखोगे, जो भी कोड लिखोगे स्टेटमेंट ही कहलाता जाता है। ठीक है, दूसरा केस आपके पास आता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है? जैसे हम कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, मुझे बताना है कि अब लाइन का एंड हो चुका है, तो उस केस में हम यूज करते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, बट इन जेएस आपके पास जो सेमी कॉलन होता है वो ऑप्शनल होता है। बट किसी जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, ठीक है, उसके बाद पीएचपी भी यूज करोगे, तो पीएचपी में भी आपके पास सेमी कॉलन क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो अलर्ट हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, मैंने लास्ट में क्या यूज नहीं किया? सेमीकोलन यूज नहीं किया, क्योंकि ऑप्शनल है। आप चाहो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है मत लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट और सेमीकोलन में कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में? चलो फिर ठीक है, इसके बाद आपके पास एक आता है कमेंट। मैंने कमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ाया था जब एचटीएमएल को यूज कर रहे थे, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। बट अभी आपने देखा, दो चीजें देखी थी। एक चीज देखा था जब मैंने एचटीएमएल यूज किया था और जब मैंने सीएसएस यूज किया था, उस केस में चाहे सिंगल लाइन कमेंट हो चाहे मल्टी लाइन कमेंट हो, उसको लिखने का सेम ही तरीका था। बट अगर आप जेएस यूज कर रहे हो तो सिंगल लाइन को और मल्टी लाइन को लिखने के दोनों के अलग अलग तरीके भी हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सिंगल लाइन कमेंट। तो मैं अगर डबल स्लैश के अंदर कुछ भी लिखता हूं ये, तो ये कहलाता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास कुछ इस तरीके का सिंटैक्स, इसे हम मल्टी लाइन सिंटैक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मल्टी लाइन लिख पाते हो, जैसा आपने यहाँ पे देख रहे हो, ये मल्टी लाइन कमेंट है। और ये आपका नॉर्मल अगर ऐसे लिखोगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है दूसरा, यूज स्ट्रिक्ट। तो आप इसको टॉपिक लिखो, यूज स्ट्रिक्ट।
चलो, देखो यूज ट्रिक का यूज क्यों होता है, पहले उसको हल्का, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल क्या होता है उसके बाद बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, यूज ट्रिक क्या होता है पहले उसे समझते हैं, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। देखो मॉडर्न ब्राउजर्स में जब अब हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ली होगी या करा होगा, तो उसमें क्या होता था कि हमें वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ता था, और फिर उसके बाद उसके उसके अंदर वैल्यू हम डाल रहे हैं। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक खूबी है कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हो, तो उस केस में वो ले लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना नाम दीपक। अगर मैं कोई दूसरी प्रोग्रामिंग कर रहा होता तो इस केस में मुझे आता इशू, बट यहाँ पे नहीं आ रहा। मैं लॉक कर लेता हूँ, लॉक क्या होता है ये बताऊंगा मैं। फर्स्ट नेम, यहाँ गया, हेलो वर्ल्ड, इसे रीलोड करो और यहाँ चले इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दीपक नाम से, कुछ वैल्यू दिख रही है दीपक नाम से। ठीक है, हो क्या रहा है कि मेरे पास ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, बट जब जावास्क्रिप्ट इसे रन टाइम में चेक करेगा तो इसके आगे ऑटोमेटिकली वैर लगा देता है। वैर क्या होता है उसे हम समझेंगे अभी। मैं बेसिकली आपको यूज ट्रिक का मतलब समझा रहा हूँ क्यों यूज करते हैं। बट अभी मैंने क्या किया, इसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया ही नहीं। तो इस केस में हम टॉप पे लिख देते हैं यूज स्ट्रिक, क्योंकि ये एक इशू था, है ना। ये क्या है, एक इशू है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, तो कैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो उस केस में आप यूज स्ट्रिक लिखो, सेव किया। अब उस केस में यहाँ पे आएगा एरर, और यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। भागना मत, कोई है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, यूज स्ट्रिक का यूज। ये बेसिकली, अब आप करंटली अब ES6 पे काम करोगे, ठीक है, क्योंकि एक्मा के बारे में बता चुका हूं मैं डिटेलिंग में। तो जब ES6 पे आप ES, क्योंकि हो सकता है कि कोई ब्राउजर ऐसे ही जो अभी भी ES6 से कंपैटिबल ना हो, तो उस केस में आप उस जगह पे आप यूज, हमेशा कंपाइल करते समय टॉप पे क्या करता है, कंपाइलर यूज स्ट्रिक टॉप पे लगा देता है ऑटोमेटिकली। उससे क्या रहता है कि अगर इनकेस कुछ ऐसा आपको सिंटैक्स मिल जाए तो वहां पे वो एरर जनरेट कर दे। ठीक है, यूज स्ट्रिक का यही यूज है। अगर आपने यूज स्ट्रिक देख लिया है तो आप लॉग के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक है लॉग। बेसिकली क्या होता है कि हम जब काम करते हैं इंडस्ट्री में या कहीं पे भी, हमारे पास दो तरीके हैं यूआई डेटा को देखने का। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि मैं यहीं पे ही इधर में आपका डेटा दिखा दूं। ठीक है, कहाँ दिखा दूं, यहाँ पे डेटा दिखा दूं। एक एक तरीका यह है कि आप जाओगे, जब डेव टूल में जाओगे, इंस्पेक्ट करोगे और डेव टूल में जाओगे तो कंसोल करोगे, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखेगा ये कंसोल वाला सेक्शन। मैंने पहले ही बताया था जो एलिमेंट वाला सेक्शन होता है उसका काम कहाँ पे होता है, वो HTML और CSS की स्टाइलिंग शो करता है, HTML और CSS को। बट जो JS का कोड होता है वो रन कहाँ करता है, आपका कंसोल में करता है। तो आपको कंसोल डॉट लॉग लिखते हो तो आपका जो प्रिंट होगा डेटा वो यहां पर होगा। लेकिन अगर आप यूज करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर आप लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो इस केस में ये डेटा जो होगा वो आपका यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आपकी इच्छा है आपको कैसे दिखवाना है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। जो मैं प्रेफरेंस देता हूँ वो मैं यहाँ देता हूँ, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको लिखना हो लिख लेना। तो बस यही दोनों में डिफरेंस है। आप चाहो तो आपको आउटपुट दिखाना है यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करो।
अगर आप करंटली वर्किंग कर रहे हो और आपकी वेबसाइट लाइव है, तो कभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के लिए। कारण क्या है देख लो अभी। मैंने क्या किया, एक स्ट्राइप डॉट कॉम खोला, ओपन किया। लेट्स से आप रनिंग में इस पे काम कर रहे हो और आपने स्ट्राइप डॉट, मतलब यहाँ पे ये आपका करंटली वर्किंग में आपका प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ गया और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई डेटा, जबरिस डेटा, और इसे सेमीकोलन एंटर करते ही सारा डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते ज्यादातर, उसमें ये यूज नहीं किया जाता। ठीक है, हम जब भी डेवलपमेंट करते हैं तो उस केस में हम हमेशा कंसोल पे चेक करते हैं, ना कि वहां पे। ठीक है, कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। मेक श्योर जो भी आप पढ़ा रहा हूं मैं उसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जेएस का टॉपिक है, जेएस से ये फायदा है कि तुम यहाँ पे अगर जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम अपना ही प्रैक्टिस करो, अपनी भी एक्स्ट्रा नॉलेज रखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे नॉलेज पे डिपेंडेंट रहो, तुम अपना ही पढ़ो, लेकिन साथ साथ में कर लेना। जिस दिन जेएस खत्म हुआ उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें रिएक्ट या टाइप स्क्रिप्ट, उस केस में आप जेएस फिर पढ़ोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ये रियलिटी है। तो साथ साथ में पढ़ लेना, घर पे जाके पक्का प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, ये रियलिटी है। ठीक है, तो आगे टॉपिक ले लो, और आगे पढ़ते हैं हम वेरिएबल, तो टॉपिक डालो वेरिएबल, और इसको लिख लो जो मैं भी बोल रहा हूँ लिखने के लिए।
ओके, लिख लिया सबने? चलो फिर, किस किसने दूसरी प्रोग्रामिंग पढ़ी है? कौन सी? पाइथन पढ़ी है? क्या होता है पाइथन? पाइथन में वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कैन स्टोर वैल्यू ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेमोरी एलोकेशन। और कोई? द वैल्यू को स्टोर करते हैं, कोई वैल्यू हम दे रहे हैं। ऑनलाइन में लिख लो अगर कुछ पता हो तो तुम्हें, तुम्हारा भाई। वेरिएबल जो मतलब कोई प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के थ्रू जो भी वेरिएबल्स बनते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी जिसके एड्रेस वो कंटेन करके लोकेट करके रखते हैं किसी भी वैल्यू को सेव कराने के लिए। तेरा भाई लास्ट वाला? पता नहीं। बेहतरीन। क्या कर रहा भाई तू? जब मैंने बोला था पढ़ गया, ये तो पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा क्यों? तो कहीं गया होता है, इस हफ्ते तो पूरे टाइम ही मैं कहीं आ गया बेटे घूम रहा है। था, घर के काम छोटे ये छोटे। घर के काम मत बताया कर, घर के काम भाई। घर के चक्कर में मैं मेरा घर यही है, 23 किलोमीटर दूर है। मैं घर छोड़ के यहाँ रह रहा हूँ। घर के काम मत बता भाई। अभी जॉब लगी नहीं है ना, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन है क्या? बहुत सारा भाई जॉब पकड़ ले कुछ, बाइक उसमें पकड़ ले, कहीं ना कहीं कर ले। डेवलपमेंट में ही जाना है। डेवलपमेंट में जाना है ना, अब कुछ भी महीने पहले तो आप ये करोगे कि हाँ कुछ देंगे। आईटी सेक्टर में ही मिले। अबे नॉन टेक्निकल अगर नहीं मिले, नॉन टेक्निकल में कर लो कुछ दिन। ठीक है, और सैटरडे संडे जाके छुट्टी हो बस। चलो भाई, क्या होता है वेरिएबल आप समझ लेते हैं। देखो वेरिएबल क्या होता है। लेट्स से मैंने लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है, इक्वल टू में मैंने डाला डेटा, कुछ भी डाल दिया डेटा, जबरदस्त डेटा डाल दिया। अब मैंने इसे सेव किया, और मैंने यहाँ पे जाके सेव कर दिया और यहाँ रन किया। इसको करो हाइड, और इसको करो। चलो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम। आपको डेटा मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है, क्या है कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा इनडायरेक्टली समझते हैं। मतलब इनडायरेक्टली कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली, उसको थोड़ा, उसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। जब कभी भी कुछ आप ऐसा लिखते हो, ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट पे काम करता है। रन टाइम मतलब जब आप कोड कोड को यूज करोगे, या फिर वो कोड वर्क करेगा, लाइव जाएगा, लोड होगा। तो सबसे पहले आपका जो कोड होगा, वो पहले, अगर डेटा आप कुछ ऐसा डाल रहे हो और किसको असाइन कर रहे हो, तो इस केस में सबसे पहले इस डेटा को चेक करेगा, ये किस टाइप का है। ठीक है, अभी हमें दिख रहा है ये स्ट्रिंग है। मतलब आपका डबल कोड के अंदर आप कुछ भी लिखोगे, उसे हम एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करते हैं। ठीक है, और सिंगल कोड के अंदर भी, इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कितना आपका, कितना डेटा है, जो भी डेटा आपका स्ट्रिंग का डेटा है, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका ब्राउजर इसका चेक करेगा टाइप। क्या करेगा? टाइप चेक। टाइप के बाद जो भी इसका डेटा होगा, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी, ठीक है, अगर कितना ले रहा है, वो 4 बाइट का डेटा स्टोर करेगा, या 6 बाइट का करेगा, या 8 बाइट का करेगा, वो करने का कैपेसिटी। क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर मैनेज होता है, क्यों नहीं हो, अगर नहीं होता तो क्या होता है वही बताऊंगा। लेट्स से ये जो डेटा है, वो 4 बाइट का डेटा स्टोर कर पा रहा है, इसकी मिन और मैक्स रेंज के अकॉर्डिंग। जब भी कोई डेटा स्टोर होता है ना, तो उसकी मिन और मैक्स रेंज देखी जाती है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। कोई डेटा टाइप है, वो कितना स्टोर होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी उसकी, तो वो आपकी मिन और मैक्स रेंज में भी डिपेंड करती है। कितनी रेंज से स्टार्ट होगा, कितनी रेंज तक खत्म हो सकता है, उसके बाद जो वैल्यू जाएगी एक्स्ट्रा, तो वो बेसिकली उससे ज्यादा वैल्यू स्टोर करेगा, तो उस केस में आपको दिक्कत आएगी। सिंपल सा। तो ये होल्ड कर सकता है 4 बाइट का स्टोरेज, लेट्स से। अब क्या करेगा, जो जेएस है, वो जाएगा आपके किसके पास, रैम के पास, और रैम से बोलेगा भाई तेरे पास लगातार क्योंकि एक एक बाइट का आपका एक एक ब्लॉक होता है रैम के अंदर, तो
रैम से बोलेगा, पूछेगा भाई कि यार चेक करेगा कि भाई जो 4 बाइट का स्टोरेज है, जो 4 बाइट है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, लेट्स से एक एक बाइट आपका एक है, तो टोटल लगातार कंटिन्यूस में कोई खाली है कि नहीं है। अगर ये खाली होगा तो जो भी ये डेटा होगा वो इसके अंदर फिल कर देगा, इस 4 कंटेनर के अंदर। ठीक है। अब भाई लेट्स से मेरे को आपके घर पहुंचना है, मुझे एड्रेस ही ना पता हो तो कैसे पहुंच पाऊंगा? कोई पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो उस केस में जो ये आपके पास होते हैं इन्हें कहते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर के नाम सुने हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में? जो डेटा होता है वो किसके फॉर्मेट में होता है ना? क्योंकि वो रैम में अंदर स्टोर्ड है, और कितने हो सकते हैं तुम्हें कुछ पता है? नहीं पता। तो उस केस में यहाँ पे इसका इसका एड्रेस होगा, इस पूरे का एड्रेस होगा, लेट्स से एक्स इज द एड्रेस ऑफ आपके पास जो डेटा इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इस एड्रेस को पॉइंट करवाएगा इससे। अगर तुम रजिस्टर के एड्रेस को पॉइंट याद कर सकते हो तो बढ़िया बात है ना? और तुम रियल टाइम में अपना खुद नंबर ढंग से याद नहीं कर पाओगे, तुम अपने घर के फैमिली के नंबर अपना तो कर लिया। फैमिली में मेंबर उस मेंबर का तुम्हें याद रहेगा जिसको तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना? या फिर तुम्हारा आधार कार्ड जिससे लिंक हो रखा होगा। ज्यादातर जनरली क्या होता है कि हमारे घर के जो पापा या मम्मी होते हैं उनके जो नंबर होते हैं हमारे आधार कार्ड से लिंक होते हैं, है ना? तो इसलिए हमें याद रहता है वो नंबर। मगर जनरली आपके सिस्टर का नंबर याद होगा? बहुत रेयरली। आज की डेट में तो ऐसा हाल हो चुका है। तो मुझे भाई रजिस्टर कैसे याद रहेंगे, इसके एड्रेस कैसे याद रहेंगे? तो होता क्या है, जो भी आप इसे लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, इसे एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। ये क्या करता है, ये पॉइंट करता है इस एड्रेस को जहां पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। फ्यूचर में अगर आप फर्स्ट नेम लिखोगे तो ये क्या करेगा, जो इसको एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, लेट्स से एक्स इज द पॉइंट, पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है, तो एक्स से पूरा डेटा निकाल के आपको दे देगा। ये इंटरनली आपका वेरिएबल वर्क करता है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कैसे आपका वेरिएबल क्रिएट होता है तो वो कंटेनर ही, नॉर्मल भाषा में वो कंटेनर है, ठीक है, वो आपका सब कुछ है, ये समझ लो। लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक एलियासिस होता है। आपका दूसरा नाम भी तो होता है। मेरा दूसरा नाम क्या है? दीपक, मेरे को दीपू बोलते हैं, मेरा नाम दीपक है। तुम्हें कुछ और नाम से बोलते होंगे, दोस्त कुछ और नाम से बोलते होंगे, है ना? दोस्त सरनेम से बोलते हैं, है ना? तो वही चीज है यहाँ पे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये यहाँ पे आपके पास वेरिएबल होगा वो पॉइंट किसको करेगा, एड्रेस को पॉइंट करेगा। उस एड्रेस के अंदर जो डेटा है उसको आपको पॉइंट करेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, एड्रेस, सॉरी वेरिएबल। किसी को कोई डाउट वेरिएबल से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। कोई डाउट ऑनलाइन में, किसी को कोई डाउट पूछना है तो चैट में बता दो। ठीक है, फिर आगे बढ़े। तो ये बेसिकली आपका होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं। एक है आपके पास वैर, एक है आपके पास लेट, और एक है आपके पास कॉन्स्ट। इन तीनों का अपना अपना काम है। ठीक है। तो तीनों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है वैर। वैर को हम ओल्ड स्कूल कहते हैं। जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे ना, या फिर जो लोग होते हैं देहातों में उन्हें ओल्ड स्कूल बोलते हैं ज्यादातर। तो ये पुराना वाला सिंटैक्स है। ठीक है। मैंने एक चीज और पढ़ाई थी जब आपको पढ़ा रहा था मैं जावास्क्रिप्ट, तो जावा मैंने बोला था कि ये बेसिकली बैकवर्ड कंपैटिबल लैंग्वेज है। तो वैर अभी तक है, क्योंकि बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने अभी तक कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिमूव नहीं करी है। कुछ भी नहीं करेगी रिमूव ऐसे तो। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट में मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं वेर लेटर कौन से। तो ओल्ड स्कूल में क्या है, तो पुरानी वाली चीजें होंगी इसके अंदर। तो वही ये मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू में कोई जबरिस वैल्यू। तो इसके आगे मैं लगाता हूं, अगर मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, वैर।
ठीक है। वैर बेसिकली पहले यूज होता था, अब भी यूज होता है, तभी आप ये देख पा रहे हो। ठीक है। अगर आप वैर के बाद कुछ भी लिखते हो तो वो बेसिकली आपका एक वेरिएबल होता है। ठीक है। और ये वेरिएबल, इस ये जो वैर लिख रहे हो इसकी मदद से आपको बताता है कि भाई ये वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है। तो जो जितना मैंने अभी आपको ड्रैग कर अभी दिखा रखा है ना, हाईलाइट कर रखा है, ये बेसिकली इसका मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना। उसके बाद इक्वल टू के बाद अगर आप यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे लिख रहे हो, तो उस केस में होता क्या है, जो आपका ये वैल्यू होगा ये स्टोर होगा कहाँ पे, रैम में। रैम में कहाँ पे, हीप में, नॉट स्टैक। रैम में भी दो पोर्शन होते हैं, हीप और स्टैक। जो स्टैक होता है वहां पे फंक्शंस होते हैं, हीप के अंदर आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। इसलिए हीप थोड़ा सिक्योर्ड होता है, फंक्शन जब स्टैक होता है वो आता जाता है। डेटा जो आपका फंक्शन हिट होगा तो वो स्टैक में जाएगा, और अगर जब फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा तो स्टैक से हट जाता है। लेकिन हीप में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, परचेस करता है। लेकिन अगर आपने रैम मतलब आपने शट डाउन कर दिया अपना लैपटॉप, तब वो आपका रैम से डेटा उड़ जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट नेम हो गया। इस केस में आपके डेटा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम के अंदर डेटा आ जाएगा एज पर जो हम बोलते हैं। रैम के अंदर जाएगा, रैम में जहां पे डेटा स्टोर होगा, उसके बाद क्या होगा, वो उसको एड्रेस को पॉइंट करता है आपका फर्स्ट नेम। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया लॉग, और यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, सेव किया। तो उस केस में आपके पास डेटा यहाँ पे आपको दिख गया कंसोल में। यहां तक कोई डाउट? चलो, ये तो था वैर। वैर के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इसको मैं करता हूं क्लोज। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये कि अगर मैंने वैर लिखा, मैंने नेम लिख दिया इक्वल टू में, यहाँ पे मैंने लिख दिया दीपक। अगर मैंने कोई वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो मैं उसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता। एक बेसिकली रूल होता है, जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगे जावास्क्रिप्ट को छोड़ के, तो वहां पे एक रूल अप्लाई होता है। तो कॉपी किया, पेस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा सेम नेम को डिक्लेयर कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे आना चाहिए था एरर, बट यहाँ पे कभी भी एरर नहीं आता। वैर का ये पहला इशू। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दीपक 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे लॉक कर दूंगा, और नेम लिख दिया मैंने, तो सेव, आपको दीपक 1 मिल जाएगा। हालांकि अगर आपको ओवरराइट करना है तो ओवरराइट तो कर सकते हो आप। ओवरराइट करो, यहाँ पे लिखो नेम, इसको मतलब वैल्यू को दोबारा रीअसाइन कर रहा हूं, वो कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीअसाइन पॉसिबल है, ये हम यूज करते हैं, बट हम दोबारा रीडिक्लेयर नहीं करते। ठीक है। एक बार जो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, हम दोबारा उसे डिक्लेयर नहीं करते, बट यहाँ पे होता है। तो वैर का पहला इशू क्या है, कि आप सेम वेरिएबल को सेम नेम के साथ जो ऊपर पहले से डिफाइन डिक्लेयर्ड है, उसको आप दोबारा नीचे डिक्लेयर कर सकते हो। ये पहला इशू। किसी को कोई डाउट इसमें? दूसरा इशू, वेरिएबल जो वैर होता है उसका कोई स्कोप नहीं होता। उसके बाद एक होता है स्कोप, फंक्शन स्कोप। ठीक है, उसके अलावा कोई और स्कोप नहीं होता। ठीक है। तीसरा चीज, लेट्स से मैंने कोई वेरिएबल लिखा, वैर लिख दिया मैंने पाई नाम से, और इसके अंदर मैं 3.14 दे रहा हूं। ठीक है। अब फ्यूचर में कोई और आया, कुछ क्वेश्चन? भाई बताया तो था, सेमीकोलन किस लिए यूज करते हैं, लाइन टर्मिनेट करने के लिए। इसके अलावा और कुछ काम नहीं होता। ये ऑप्शनल है, आप चाहो उसको लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखो। ठीक है। एक चीज जो बात पढ़ा बता, इसीलिए मैं 10 बार एक ही चीज पूछता हूँ, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो जब पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अब पाई तो हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए ना। अब मैंने कल आया भाई, मैंने दोबारा लिख दिया पाई इक्वल टू में 1.2, लेट्स से ये लिख दिया। आपने काम किसके ऊपर किया होगा, इसके ऊपर। आपका जूनियर आया, उसने ऐसा लिख दिया, उसे नहीं पता था पाई की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। तो उस केस में ये आपका इशू बन जाएगा। आप अगर हालांकि अगर ऐसे नहीं लिखते और ऐसे भी लिख देते हो, तो भी एक इशू बन जाएगा। तो वैर में हम कभी भी कांस्टेंट क्रिएट नहीं कर सकते। ये तीसरा इशू है इसका। ठीक है। तो दो तीन इश्यूज हैं, इसके रेस्पेक्टिव में आपके पास क्या है, लेटर पहुंचता है इसीलिए। ठीक है। तो वैर में कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन?
क्या बोल रहे थे एक बार? बताऊंगा स्कोप। स्कोप होता है जो कि फंक्शन में पढ़ाऊंगा। हाँ वो तो स्कोप समझ गए कि एक होता है ग्लोबल होता है, एक global लोकल है। होता है, एक लेक्सिकल स्कोप होता है इन जावास्क्रिप्ट। और जो अभी पढ़ोगे फंक्शन स्कोप भी होता है, जो कि बेसिकली लोकल स्कोप को कहा जाता है। तो ये वेरिएबल का स्कोप हाँ ग्लोबल है तो ये उस हाँ भाई मतलब क्लास बताऊंगा। के लिए है। नहीं, जब फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तब डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, क्योंकि अभी नॉर्मल समझो, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा एक्चुअल में इसका यूज क्यों है। तो किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई डाउट वायर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। भाई एक ही का मैसेज आ रहा भाई। लग रहा रजाई से बाहर नहीं निकल रहे हो। होता है भाई, अब तो ठंड भी चली गई। नो सर, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ पर, कहाँ, कौन से इलाके में रहते हो भाई? तो अच्छा। अरे यार कहाँ ठंड है वहां पे? भाई गांव में रहते होंगे तो ठंड होगी, शहर में तो ठंड है नहीं भाई। इसके बाद आपके पास दूसरा आता है इसी का ही, देखो इसमें इशू क्या था, एक था रीडिक्लेरेशन वाला इशू, है ना? तो वो ये रिजॉल्व कर देता है। लेट मैंने लिखा नेम इक्वल टू में कुछ जबरीस वैल्यू, और मैं दोबारा लिखूंगा लेट नेम इक्वल टू में कोई डेटा। तो इस केस में आपको मिलेगा एरर, जो कि पहला जो इशू है किसका, वैर का, वो सॉल्व कर रहा है। देख रहे हो नेम? ठीक है, तो ये पहला, जबकि हालांकि आप इसे दोबारा नेम को चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैंने नेम इक्वल टू में लिख दिया अपना नाम दीपक। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। लॉक करूंगा नाम नेम, ये मेरा पॉसिबल है। ठीक है, और यहां पे मैंने दीपक आ रहा है, मतलब मैं दोबारा उसकी वैल्यू को दोबारा चेंज कर सकता हूँ, रीअसाइन कर सकता हूँ, बट मैं दोबारा से उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। जो पहला इश्यू था वो रिजॉल्व कर रहा है ये। किसी को कोई डाउट? लेट के पास अपना एक स्कोप होता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ मतलब सब रीडिक्लेयर नहीं होगा बट रीअसाइन हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो आपके पास जो लेट होता है वो स्कोप पे डिपेंड भी करता है, ब्लॉक स्कोप पे। मैं ये आपको फंक्शन में बताऊंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन? कोई डाउट ऑनलाइन है भाई? ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा इशू क्या था कि भाई मैं कांस्टेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा था, किसमें, वायर में, है ना? तो उसके लिए आपके पास कॉन्स्ट बना रखा है जो कि कांस्टेंट के लिए यूज होता है। तो लिखो कॉन्स्ट, आपने यहां पे लिख दिया पाई इक्वल टू में 3.14 लिखा। ठीक है, तो दोबारा पाई लिखता हूं इक्वल टू में 1.2। अब सेव किया और यहां पे आएगा आपको एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये यहां पे नहीं शो होगा बट आपको रियल टाइम में शो हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वाला इश्यू किसने सॉल्व कर दिया? आपका कॉन्स्ट ने। तो वैर के थे। मैंने एक चीज और बताया था, कभी भी जावास्क्रिप्ट ने अभी तक जो भी इश्यूज थे उसको अभी तक सॉल्व नहीं किया, फर्स्ट केस। दूसरा केस, उसने क्या दिया, अपना एनहेंसमेंट दिया है। क्या दिया है? एनहेंसमेंट दिया है। तो उसकी वजह से आप इजीली उस पर काम कर सकते हो। अगर आपको वो यूज नहीं करना, वो आपको लगता है एरर है, तो उसकी जगह पे आप क्या, एक दूसरा यूज कर सकते हो। सेम अगर मैं कॉपी और पेस्ट करूंगा तो यहां पे आपके पास एरर आएगा, किसमें, आप दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते कॉन्स के अंदर भी। दूसरा केस, अगर आपने कोई वैल्यू डिफाइन कर दी जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, तो वो सेम एज इट इज
थ्रू आउट द पूरा प्रोसेस रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा। आप दोबारा से उसे क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, लिखना है तो लिख सकते हो, कुछ लिखना है इसमें तो लिख सकते हो, इसमें लिखी हुई कुछ लिखना है, ऑनलाइन में किसी को लिखना है कुछ? ठीक है, तो ये तो था आपका क्या, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आपको लेट, कॉन्स्ट और वेर मिलते हैं। अब इसके बाद और कुछ जानते हैं। जैसे आपका जो नेम होता है उसके अंदर जो वेरिएबल का नाम होगा उसके अंदर हम क्या क्या कंटेन करेंगे। उसके अंदर ओनली लेटर्स कर सकते हो, लेटर मतलब अल्फाबेट, ABCD यूज कर सकते हो, डिजिट 0 1 2 कर सकते हो, पॉइंट में कोई कुछ यूज नहीं कर सकते। उसका सिंबल डॉलर, और आपके पास अंडरस्कोर, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। चलो वन बाय वन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने लिखा लेट, मैंने लिखा फर्स्ट नेम, सॉरी पहले लिखता हूं मैं, मैंने लिखा बैकटिक, कुछ और था आपके पास, और यहां लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम इक्वल टू में कुछ डेटा। तो आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते किसमें, आपके वेरिएबल के नेम में। दूसरा आपका लेट, अगर आपको डॉलर यूज करना है तो डॉलर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आपको अंडरस्कोर यूज करना है स्टार्टिंग में ही तो आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे डिजिट यूज करना है तो डिजिट करके देखो, तो यहां पे आएगा आपके पास इशू। तो आप कभी भी डिजिट से कोई वैल्यू, कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या हम जो आपने स्पेशल कैरेक्टर ऊपर यूज किया है उसको हम बीच में डाल सकते हैं? तो लेट, मैंने लिखा फर्स्ट और यहाँ पे एम्परसेंड और नेम इक्वल टू में कुछ डेटा। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे मैं यूज करता हूं लेट फर्स्ट डॉलर नेम, तो उस केस में इसे मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैं इसको अंडरस्कोर को यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू में डेटा। तो इस केस में कोई एरर नहीं आ रहा, तो ये आप यूज कर सकते हो। लास्ट है आपके पास, मैंने लिखा फर्स्ट, या नेम लिख दो और 1 लिख दो इक्वल टू में कोई डेटा, तो आप यहां लिख सकते हो। हमेशा जो भी आप बनाओगे अल्फा न्यूमेरिक बनाओगे। ठीक है ना, अंडरस्कोर और डॉलर से आप स्टार्ट कर सकते हो बट डिजिट से कभी स्टार्ट मत करना, और अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज मत करना। ठीक है, जे क्वेरी पढ़ी है, उसमें डॉलर ही लिखा आता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग है, जब तुम्हारा मन करे भाई, अपने अकॉर्डिंग है, जब मन करे जैसा यूज करे तुम यूज कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि डॉलर ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है। मैं कुछ रिकमेंडेशन क्या दूंगा, क्योंकि कोड तुम लिखोगे मैं थोड़ा ना, और कोई हार्ड कोड रूल नहीं है कि डॉलर को क्या कब स्टार्ट करना है। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ भाई, चल जाएगा, चल ही तो रहा है भाई। ये चल रहा है, ये वाला चल रहा था आपका फर्स्ट नेम, मैंने जो यहाँ पे लिखा ये चल रहा है, ये चल रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, लास्ट केस इसमें एक और चीज मैंने बताना, मैं रह गया, वो क्या है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, पहला केस, वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर आप उसका मीनिंगफुल नाम नहीं लिखोगे तो आपको ये नुकसान झेलना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। एनोलॉजी के तौर पर बताता हूं, लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे
तो आपको हर एक वेरिएबल के बारे में पता होगा कि मैं इस वेरिएबल को यूज क्यों कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के बाद, ठीक है, हो सकता है अगर आपने अच्छा काम किया, आपकी अच्छी कंपनी, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे आपकी कंपनी का अप्रिसिएशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसमें बग्स आ गए, हो सकता है क्लाइंट को, जब आपने क्लाइंट को दिया उस टाइम पे बग्स ना आए, ये भी हो सकता है, रियल टाइम का इशू है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको लगा कि भाई इसमें इशू आ रहा है। जैसे आपने प्रोडक्ट को चेक किया था ई कॉमर्स का कि 1,000 में 1 मिलियन वेबसाइट के लिए बढ़िया चल रहा है, प्रोडक्ट के लिए बढ़िया चल रहा है, लेकिन 1 मिलियन जैसे ही ऊपर हो जाता है तो आपका कोड या फटने लग गया। तो वो क्या करेगा, वो आएगा आपके पास, इज्जत से आएगा, कभी लड़ेगा नहीं, क्लाइंट को अपने काम करवाना है, तो बोलेगा भाई इसमें इशू आ रहा है, प्लीज चेक इट। तो उस केस में फिर क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आया, उसने फिर बोला ठीक है, और फिर आप चेक करोगे। उसके बीच में स्पैन हो गया 2 मंथ का, और 2 मंथ में आप उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, नहीं। कंपनी को मतलब है पैसों से, ठीक है। कंपनी जब काम करवाएगी तो वो एक प्रोजेक्ट पे आपको रखेगी नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो चुका है उसका पैसा आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी कंपनी या दूसरा क्लाइंट होगा उसका काम करवाएगी। उसी पेज में अगर आप बीच में बग आ गया तो किसको देगी, आपको ही देगी। किसने काम किया था, आपने काम किया था। तो इस केस में क्योंकि उसे पता रहेगा, कंपनी को पता रहेगा इस बंदे ने काम किया था, इसे पता होगा कि इसको जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बग में हम टाइम वेस्ट नहीं करते। बग अगर क्रिटिकल बग हो तब बात अलग है, जो किसी प्लेटफॉर्म से आ रहा है। बट अगर आपका नॉर्मल बग है और उसे हम फिक्स तुरंत करवाते हैं ताकि क्लाइंट का जो है वो टाइम बचे। अगर क्रिटिकल बग है तो उसके लिए टाइम लेते हैं, क्योंकि डेवलपर हम लेते हैं टाइम, इसमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेते हैं। लेकिन अगर आपका छोटा सा इशू है उसके लिए तुरंत जाते हैं। अब आप छोटे से इशू के लिए आप पूरा कोड थोड़ा पढ़ोगे, ये भी एक इशू है। और अगर मान लिया जाए कि मैं किसी और डेवलपर को असाइन कर दूं कि भाई ये बग देख लेना, तो पहले वो कोड स्टडी करेगा आपका। ये रियल टाइम है, रियल टाइम बता रहा हूँ, रियल टाइम का बात बता रहा हूं। वो क्या करेगा, आपका कोड स्टडी करेगा, और कोड स्टडी करने के बाद फिर वो बग को फिक्स करेगा। इट विल टेक टाइम, हो सकता है 2 दिन ले 10 दिन ले, ये भी टाइम लग सकता है। बट डेवलपर है, कोड तो स्टडी करेगा, विदाउट कोड के वो कर नहीं सकता। अगर उसने कर दिया फिक्स तो हो सकता है कि भाई उसके कारण किसी और में रिफ्लेक्शन आ जाए, ये रियलिटी है, और उस केस में आएगा दिक्कत, है ना। तो इसीलिए जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओ, तो वेरिएबल बनाने पे आपको ऐसा सोचो कि कल को मेरा प्रोडक्ट आया, तो भाई प्रोजेक्ट आया तो दोबारा मुझे याद रहे। उसके लिए हम लिखते हैं मीनिंगफुल नेम, किसका, वेरिएबल का। कल को मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फंक्शन में भी लिखते हैं मीनिंगफुल नेम। तो हर जगह जहां वेरिएबल की बात होगी, जिसको आप रन टाइम में यूज करना चाहते हो, वेरिएबल क्यों लिखते हैं हम, ताकि रन टाइम में उसे यूज कर सकूं। सिंपल सी बात है, वरना मैं डेटा डेटा पास करता खत्म नहीं। तो उस केस में हमेशा लिखो मीनिंगफुल नेम, जैसे मैंने यहां पे लिखा फुल नेम, ठीक है। और यहां पे लिख दिया मैंने अपना नाम दीपक सिंह हुसैन। इससे क्या रहेगा कि मुझे पता रहेगा जो मैं वेरिएबल यहां लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है। अभी तो मैं डायरेक्ट हार्ड कोड कर रहा हूं, फ्यूचर में तो आप डेटाबेस से लेके आओगे डेटा, ये लॉजिक है। तो उस केस में दिक्कत आएगी। दूसरा केस, जब कभी मैं कोई वेरिएबल बनाते इन जावास्क्रिप्ट, मैं बाकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, इन जावास्क्रिप्ट आप यूज करोगे कैमल केस। क्या यूज करोगे, कैमल केस। कैमल केस का मतलब आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा, ये आपका फर्स्ट वर्ड है और ये आपका सेकंड वर्ड है। तो फर्स्ट वर्ड आपका स्मॉल लेटर में होना चाहिए पूरा, जो सेकंड वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका होना चाहिए कैप्स में होना चाहिए। इसे हम कहते हैं कैमल केस, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अगर इसमें कुछ कोड को लिखना है तो लिख सकते हैं। कुछ लिखना है, कुछ, नहीं। चलो फिर टॉपिक डाल लो, डेटा टाइप फिर, और इसको लिख लो।
इसमें स्ट्रिंग के बाद एक एरे भी लिख लेना। और मैं सबको एक टास्क भी दे रहा हूं, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी सबको करना आना चाहिए, ठीक है? कोड के लिए ना। हाँ भाई, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी तुम्हें पता होना चाहिए कैसे होता है। ये तुम्हारा आज का टास्क है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे घर पे जाके पक्का प्रैक्टिस कर लेना। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछने वाला, जितना बताऊंगा। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। पहले मैं यहाँ पे जाके डेटा टाइप लिख लेता हूँ। जब मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाया था उस टाइम पे एक मैंने टॉपिक डाला था, डेटा टाइप। जब हम वेरिएबल को डेटा इंसर्ट करते हैं रैम के अंदर, कल को आप इसको डेटाबेस में भी करोगे, तो होता क्या है कि हमारा एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम कम रिसोर्स को मैनेज करके डेटा स्टोर कर सके, ताकि लेट्स से अगर आप पबजी खेल रहे हो 2 GB रैम में और 4 GB रैम में, खेल के देखो, प्रोसेसर मैटर करता है बट रैम भी मैटर करता है। तो क्या होगा, 2 GB रैम में हैंग हो जाएगा। हैंग क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो रिसोर्स है, जो भी उसके अंदर रैम है, रैम पूरा फुल हो जाता है। जब पूरा फुल हो जाएगा ना, तभी आपका हैंग करने लग जाता है। सेम केस आप अगर मैं i3 में GTA 5 चला दूंगा, ठीक है, आवाज आने लग जाएगी भंग तर तर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ब्लू स्क्रीन। ब्लू स्क्रीन नहीं आती, स्क्रीन रुक जाती है, मैंने भी चलाया भाई। सर मैंने एंड्रॉइड चलाया। अरे छोड़ दे, इग्नोर मार। i5 में चलाया फिर भी। तो वो रिसोर्स में होता है इश्यू। दूसरा केस ये है कि जब भी हम कोई डेटा सेव कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करें। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो रैम होता है, या रैम की बात करें, डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस में भी आपका क्या होता है, डेटा स्टोरेज होता है, वो बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो जाएगा। उससे आपको रिसोर्स, आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, या फिर जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, वो ज्यादा फोकस करते हैं कोड लिखने में भी, और साथ साथ में जितना हो सके वेरिएबल को रीयूज करने की। क्योंकि उससे ये रहता है कि आप डेटा एक ही चीज को बार बार रीयूज कर रहे हो, तो उससे काम, उस टाइम पे रिसोर्स क्या हो रहा है, कम यूज हो रहा है। लेकिन जितना ज्यादा आप वेरिएबल बनाओगे उतना आपका रिसोर्स क्या होगा, ऑक्यूपाइड होता रहेगा। ये भी एक तरीका है। अब जब मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूं, ठीक है, तो उसको मैं किस टाइप का बनाऊं ताकि मेरा जो रिसोर्स है वो मैनेज रहे, वो आपको यहां पे पढ़ना है। तो डेटा टाइप वही है। सबसे पहले आपके पास आता है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप के अंदर आपके पास आता है इंटीजर वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक है? इंटीजर वैल्यू पता है ना, नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, जीरो भी इंक्लूडेड होता है। आपके होल नंबर भी उसके अंदर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी उसके अंदर आ जाते हैं। जो पॉइंट वाली वैल्यूज है, फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, वो डेसिमल पॉइंट होती हैं। डेसिमल नंबर होते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, ठीक है? तो वो भी बेसिकली इस नंबर के अंदर आते हैं। मैंने लिखा लेट NUMB नंबर इक्वल टू में 10, तो लॉक करेंगे हम इसे, नंबर को, तो आपको मिलेगा रिजल्ट 10, ठीक है? इसको नीचे को मत देखना, ऊपर इसको देखना, वैल्यू, ठीक है? अब इसमें एक बार ना, अगर आपसे कल को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपने ये वैल्यू डाला तो ये किस टाइप का रिटर्न करेगा, क्या टाइप है इसका, तो उसको चेक करने का कि भाई कोई वेरिएबल है, उसके अंदर कोई डेटा है, और मुझे चेक करना है कि वो किस टाइप का है,
तो उस केस के लिए हम यूज करेंगे टाइप ऑफ। सेव किया, आपके पास नंबर आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसको अभी हटाता हूं और यहां पे अब क्या लिखता हूं, मैं पॉइंट पे कुछ लिख लेता हूं, 0.25। ये भी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया अब, है ना, प्राइस वाला। तो अब इसको सेव किया और यहां देखता हूं तो वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 10.25। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। अब मुझे चेक करना है इसका भी टाइप ऑफ क्या है, तो मैं आगे लिखूंगा टाइप ऑफ। तो आपका नंबर, चाहे आप फ्लोटिंग पॉइंट यूज करो चाहे आप इंटीजर वैल्यू यूज करो, आपके पास आंसर क्या आएगा, नंबर। टाइप ऑफ करने पे इसको याद रखना, इंटरव्यू पूछ सकता है। इंटरव्यू आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा, चाहे तुम कितने भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, कितने भी। वो सबसे पहले आपका जज करेगा कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है प्रोग्रामिंग की। ये रियलिटी है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इंटीजर, तो उसका हमेशा टाइप ऑफ क्या आएगा, नंबर। ठीक है, जिसकी रेंज होती है वो 4 बाइट के आसपास की होती है। कितनी, 4 बाइट के आसपास की। हो सकता है वैरी करता है, जैसे आपका टर्बो सी में यूज करोगे 2 बाइट का होता है सी में बेसिकली, और अगर आप इसी को जावा में यूज करते हो 4 बाइट का हो जाता है। तो सेम केस इसके लिए भी है, ये 4 बाइट का होता है वैसे बेसिकली। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग, एक फ्लोट होता है, एक नंबर होता है, इंटीजर होता है जावा के अंदर। यहाँ पे आपके पास नंबर ही है, तो 4 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा है अलग से। तो मिनिमम रेंज और मैक्सिमम वाला 4 बाइट तक का डेटा स्टोर कर सकता है। मान लिया जाए कि हो सकता है कि 4 बाइट का ना करे, 8 बाइट का कर सकता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ बस बता रहा हूँ, 4 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता है अलग से। हो सकता है कि आप इससे ज्यादा वैल्यू भी इसको दे दो, ऐसा केस भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट num1 लिखा, इक्वल टू में मैंने इसको वैल्यू दे दी कुछ इस तरीके की। ठीक है, और मैंने फिर लॉक किया, मैंने यहाँ पे लिखा num1। अब इसको देखना ये क्या होगा। मैंने वैल्यू 8 9 लिखी थी ना, उसमें और मिक्स कर देता हूँ लेट्स से, देख रहे हो, 7 8 गया, 9e+2 5, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। ये डेटा क्या हो रहा है, एक्सटेंड करता जा रहा है, बढ़ गया ये। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा कुछ, जो मैं डेटा डाला था एग्जैक्टली वो डेटा है। तो ये बेसिकली क्या है कि नॉर्मल जो नंबर की मैक्स रेंज और मिन रेंज है उससे एक्सीड कर रहा है, उससे ज्यादा जा रहा है। तो इस केस में आपके पास एक और टाइप होता है जिसका नाम है आपके पास बिग इंट। तो इसको यूज करोगे तो ये किसका पार्ट आ जाएगा, बिग इंट का। ये बेसिकली आपके पास इंटीजर के लिए काम करोगे, नॉट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसमें आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसमें लगाओ एन लास्ट में। ठीक है, एन लगाते ही ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा, आप सेव करो तो एग्जैक्टली आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या कौन सा टाइप का है, बिग इंट है, चेक करना है, इसका टाइप ऑफ चेक करो, बिग इंट। ठीक है, ये बेसिकली ES6 में आया था, ES6 या ES7 के आसपास में आया था। तो ये आपके पास आ गया टाइप ऑफ। उसके बाद एक तरीका तो बिग इंट बनाने का ये है, दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ। इसे कॉपी करा और पेस्ट करता हूँ नीचे और ऊपर वाले को क्लोज, इसको करता हूं मैं कट, यहां लिखो बिग इंट और इसके अंदर ये पास कर दो। ये बेसिकली आपका एक सुपर ग्लोबल क्लास है। ठीक है, इसका यूज कर रहा हूं मैं। ये क्या होता है, ये जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर वंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये। अभी समझ लो ये एक ग्लोबल चीज है जिसके अंदर मैं डेटा पास कर रहा हूं। अब मुझे वैल्यू देखना तो आपको एन ही मिलेगा, एंड में क्या हो रहा है, पेंड एन। ठीक है, अब मैं इसका टाइप ऑफ भी चेक कर लेता हूं, सेव किया तो आपको बिग इंट मिल गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये बेसिकली जो आपका डेटा ये ऑक्यूपाई करता होगा उसका डबल ये ऑक्यूपाई करता है बिग इंट, इसीलिए आप इसमें मोर ज्यादा मतलब ज्यादा डेटा डाल सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है। हाँ है तो स्ट्रिंग लेकिन नंबर है, दिखाता हुआ स्ट्रिंग है लेकिन नंबर है वो। किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन।
लेकिन डेटा, जब सेव करेंगे तो उसमें लास्ट में एन आएगा क्या? हाँ भाई हमेशा आएगा, हमेशा, तभी तो वो डिफरेंशिएट करेगा कि बिग इंट कौन सा है और नॉर्मल इंटीजर कौन सा है, नॉर्मल वैल्यू कौन सी है नंबर वाली। किसी को कोई और डाउट? किसी को कोई और डाउट? ऑनलाइन में किसी को डाउट? हेलो, 5 मिनट कॉल करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे कल। जितना ही मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाया इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और जितना मैंने आज पढ़ाया, आज क्या क्या पढ़ाया, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कैसे आपको यूज करना है, ठीक है, वो बताया। दूसरा आपको स्ट्रिंग बताया, तीसरा वेरिएबल बताया, और कोड स्ट्रक्चर बताया। अभी हम बात करें डेटा टाइप की, तो इसे हम कल करेंगे। मेक श्योर इतना पढ़ लेना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल शेयर कर दूंगा, कर दूंगा भाई, कर दूंगा, ओके। और जितने भी वीडियोस है ना, वो टाइम टू टाइम डाउनलोड करते रहो। अगर मेरा स्पेस भरेगा तो भाई मैं उसे डिलीट करूंगा प्रीवियस वाली वीडियोस, ठीक है। अभी नहीं की होगा। अभी नहीं करता रहता हूँ भाई, मैं जैसे आज डालूंगा, हो सकता है प्रीवियस वाला एक डिलीट कर दूं, ठीक है, ओके।